दोस्तों कश्मीर सीरीज के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कटरा में मौजूद हैं और आज हम माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाने वाले हैं। तो अगर आप भी भविष्य में माता वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं तो एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत से सवालों के जवाब दिए जाएंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आपको यात्रा से जुड़ी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां शेरवाली जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा पर। अभी हम लोग जा रहे हैं कटरा में मौजूद यात्रा पर्ची काउंटर पर। आप चाहें तो इस पर्ची को ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। और चाहें तो बस स्टैंड के पास मौजूद काउंटर से भी यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। कुछ इस तरह से लाइन में लग के आपको यात्रा पर्ची काउंटर पर जाना होगा। यात्रा पर्ची बनवाने के लिए आपको कुछ खास डिटेल नहीं देनी होती है, सिर्फ आपको आपका नाम बताना होगा, किस शहर से आए हैं वो बताना होगा और आपका एक फोटो क्लिक होगा और कुछ इस तरह की यात्रा पर्ची आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यात्रा पर्ची अब हम लोगों को मिल चुकी है। अब हम यात्रा पर जाएंगे। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप दो तरीके से यात्रा को कर सकते हैं। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो दो अलग अलग रास्ते हैं। एक है पुराना वाला रास्ता जो बाणगंगा से होते हुए जाता है, और एक दूसरा रास्ता जो नया रास्ता है वो ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है। हम इस यात्रा को ताराकोट मार्ग से करेंगे और रिटर्न बाणगंगा अर्धकुंवारी होते हुए वापस आएंगे। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है, सोच रहे हैं कि नए मार्ग से जाएं या पुराने मार्ग से। जैसा भी होगा आपको बताएंगे। आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं और दोनों जगह से यात्रा करने के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक आपको ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप बाणगंगा के रास्ते से यात्रा करना चाहते हैं तो एक ऑटो वाला 160 रुपये चार्ज करेगा और आपको बाणगंगा या दर्शनी दरवाजा है उसके पास ड्रॉप करेगा। एक ऑटो में 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर आप ताराकोट मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो 210 रुपये चार्ज किए जाते हैं और एक ऑटो में 3 लोग बैठेंगे और वो आपको ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप करेंगे। हम लोग ताराकोट मार्ग से इस यात्रा को करेंगे। तो चलिए ऑटो में चलते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं और फिर आपको ट्रैकिंग पर ज्वाइन करेंगे। हाँ ले लीजिए। ताराकोट मार्ग से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस रास्ते पर आपको घोड़े, पालकी और पिट्ठू की सुविधा नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको पुराने रास्ते यानी बाणगंगा वाले रास्ते से ही जाना होगा। यह है बहुत खूबसूरत रास्ता जो कटरा से ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जाता है। अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं और बहुत खूबसूरत रास्ता है। यहाँ से लिया है हमने राइट टर्न और यहाँ पर लिखा हुआ था ताराकोट मार्ग, और सामने ही हम देख पा रहे हैं कि कुछ ऑटो गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां तक आपको ऑटो रिक्शा ड्रॉप करेगा। वैसे ये ऑटो वाले आपको कटरा के आसपास के कुछ साइट सीन भी कराते हैं जो 800 से 1000 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं और आपको कुछ अलग अलग मंदिरों में घुमाने ले जाएंगे। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ श्रद्धालु पहले से ही मौजूद हैं और जो सामने बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ना, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। तो अभी हम उसी ओर जा रहे हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों फाइनली वैष्णो देवी की यात्रा पर हम लोग निकल चुके हैं। हमने सोचा कि नए मार्ग से जाएंगे ताराकोट वाले से और रिटर्न हो सका तो पुराने मार्ग से आएंगे। हैं हाँ।
जो कटरा बस स्टैंड है वहीं से आपको ऑटो मिल जाएगा। 210 रुपये उनके फुल ऑटो का चार्ज है, चाहे आप 2 लोग हैं, चाहे 3 लोग हैं, 4 लोग, जितने भी उस ऑटो में आ सकते हैं। कैपेसिटी रहती है। हाँ, 3 या 4 लोग भी एडजस्ट हो जाते हैं। 210 रुपये चार्ज है 210 रुपये अगर आप नए मार्ग से आना चाहते हैं, और अगर आप पुराने मार्ग से जाना चाहते हैं तो 160 रुपये चार्ज है। 160 रुपये चार्ज है। और हाँ, एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे, वो ये है कि कोविड रिपोर्ट लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बॉर्डर पर चेक कराइए, चाहे अपने घर से लेकर आइए, लेकिन वैलिड कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ ये यात्रा पर्ची हमने बनवाई है और अब पीछे ताराकोट मार्ग पर उसको स्कैन किया गया है, वहाँ पर भी कोविड रिपोर्ट जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, हाँ, उस पॉइंट पर भी कोविड रिपोर्ट, यात्रा पर्ची और कोविड रिपोर्ट को चेक करने वाले हैं। हाँ, तो चल रहे हैं आगे, इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को माता रानी की यात्रा बेहद पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। और हमारी लाइव अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी ज़रूर करिए। चलिए करिए आज हमारे साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा। यह है नया रास्ता, यह है ताराकोट मार्ग। अगर आप पुराने मार्ग से आते हैं तो वहाँ आपको घोड़े और पालकी की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप पुराने मार्ग से आते हैं तो घोड़े वाले चार्ज करेंगे अर्धकुंवारी तक 600 से 700 रुपये, और पालकी वाले चार्ज करते हैं 1400 से 1750 रुपये अर्धकुंवारी तक। अर्धकुंवारी तक आप कर सकते हैं, और अर्धकुंवारी के बाद आपको वहाँ से बैटरी कार मिल जाएगी, जिसके 300 से 350 रुपये वो चार्ज करते हैं, जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अर्धकुंवारी के प्रीपेड काउंटर से भी बुकिंग कर सकते हैं। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। और घोड़े और खच्चर पालकी के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रीपेड काउंटर से ही बुकिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन सब के अलावा पुराने रास्ते पर आपको बच्चों के लिए ट्रॉली की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। 100 रुपये में वो आपको रेंट पे मिल जाती है, जिसको आप अर्धकुंवारी तक ले जा सकते हैं। अगर आप उस ट्रॉली के साथ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भी साथ लेकर जाएंगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। यह है ताराकोट मार्ग पे मौजूद कुछ दुकानें। अगर आप यहाँ से कुछ परचेज करना चाहते हैं, कुछ जनरल स्टोर बने हुए हैं, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको अगर खरीदनी है तो आप इस रास्ते पर शुरुआत में खरीद सकते हैं। और इस रास्ते पर भी जगह जगह पीने के पानी के लिए आरओ पॉइंट बने हुए हैं, जिसमें ठंडा, नॉर्मल और गर्म पानी 24 घंटे अवेलेबल रहता है। लखनऊ से काकोरी स्टेशन से। जय माता दी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता। जी वाह महाराज जी, दर्शन हुए? बिल्कुल बढ़िया हुए। ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं पड़ी? नहीं, अभी तो नहीं हुई थी, हमको तो बढ़िया आराम रात से। को रुकने के लिए है व्यवस्था? हाँ, रात को भी है, भोजन भी है, लंगर भी चल रहा है। कैसा लग रहा है मोहित जी? मजा आ रहा है इस टाइम। मैं सच्ची बोलूँ ना, अंदर से कपड़े, एक एनर्जी भी आ रही है वैसे। एक एनर्जी भी आ रही है अंदर से। कपड़े गर्मी की वजह से इतनी गर्मी लग रही है, पसीना है, ये तो सच है, पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। हमारे चेहरे पे भी पसीना आप देख भी रहे होंगे। और अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ी ठंडी हवा लग रही है, तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। लेकिन एक अंदर से एक एनर्जी भी फील हो रही है। हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना, जो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब आती है जब माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और साथ में यहाँ जो मधुर मधुर संगीत बजता रहता है ना, वो अल्टीमेट है। उसके तो क्या कहना। और नए वाले मार्ग से आए हैं, ज़्यादा लोग तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन रास्ता अच्छा है। आपसे अगर बोल दिया जाए 13-14 किलोमीटर आपको चलना है तो आप नहीं चल पाओगे, है ना? बिल्कुल। लेकिन जब माता रानी के दरबार पे आते हैं ना मत्था टेकने, तो फिर सब काम बड़े आसान होने लगते हैं। और ये 13-14 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना, ये कब आसान लगने पूरी हो जाती है ना, कब यात्रा पूरी हो जाती है पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल। अभी हम ताराकोट मार्ग पर थोड़ा आगे आए हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत सा छोटा सा पार्क देखने के लिए मिल रहा है। और ये बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं,
फोटोग्राफी कर सकते हैं, खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने हैं तो आपको ताराकोट मार्ग से ही आना पड़ेगा। अगर आप पुराने मार्ग से आते हैं तो इस तरह के व्यूज़ आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबे, छोटे छोटे फूड पॉइंट लगातार बने हुए हैं। लेकिन इस रास्ते पर बेहद चुनिंदा दुकानें हैं, बेहद चुनिंदा फूड पॉइंट हैं और यहाँ भी जगह जगह शौचालयों की सुविधा बनी हुई है। लेडीज जेंट्स अलग अलग शौचालय बने हुए हैं जो पूरी तरह से साफ सुथरे हैं। और सामने से ये नज़ारा देखिए आप, ये जो आप शहर देख रहे हैं ना, ये कटरा सिटी है। आपको हैंडी कैम से जूम करके दिखाएंगे, इस कैमरे से जूम करके आपको दिखाते हैं कि कटरा कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। रास्ता आप देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खड़ी चढ़ाई नहीं रहती है, तो अगर आप पैदल आते हैं तो ये रास्ता आपके लिए जाने के लिए बेस्ट रहेगा। और वापस आप पुराने मार्ग से आ जाइए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा, क्योंकि अगर आप पुराने मार्ग से पैदल जाते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई देखने के लिए मिलेगी, तो काफ़ी थकान भी आपको वहाँ महसूस होगी। लेकिन इस रास्ते पर आप आराम से टहलते हुए चले जाएंगे और रिटर्न उस रास्ते से आ जाइए। फिलहाल हम अर्धकुंवारी से पहले मौजूद लंगर पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। बहुत खूबसूरत ये जगह है, बहुत खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है। सुंदर से यहाँ पर फाउंटेन चलते रहते हैं, बहुत खूबसूरत फव्वारे हैं। चलिए लंगर परिसर के अंदर चलते हैं और लंगर का प्रसाद ग्रहण करेंगे और आपको बताएंगे कि आप यहाँ लंगर प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकते हैं और प्रोसीजर क्या है। जी हाँ, प्रोसीजर जानना जरूरी है। अभी हम लंगर परिसर में हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा हॉल है। यहाँ पर सेल्फ सर्विस रहती है, आपको यहाँ से प्लेट, चम्मच, गिलास जो भी आपको चाहिए वो ले लीजिए और श्राइन बोर्ड का स्टाफ ही आपको फूड सर्व करेगा। इसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट ये प्रसाद रहता है। काफ़ी साफ़ सुथरे कमरे हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी टेबल है। तो आपसे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आप भी यहाँ पर स्वच्छता का माहौल बनाए रखें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपको बर्तन भी खुद ही साफ़ करने होते हैं और 5 अलग अलग स्टेप से गुजर कर बर्तनों को साफ़ किया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है लंगर में प्रसाद ग्रहण करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी यहाँ पर पहले प्रसाद ग्रहण किया होगा, और नहीं किया है तो अब जब आप भविष्य में कभी यहाँ आते हैं तो यहाँ प्रसाद ग्रहण जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों ने यहाँ प्रसाद ग्रहण किया है। अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। और वैसे हेलीकॉप्टर के बारे में भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो हेलीकॉप्टर के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो कटरा से 2.5 किलोमीटर दूर उधमपुर रोड पर हेलीपैड बना हुआ है। एक व्यक्ति का अगर आप वन साइड जर्नी करते हैं तो 1800 रुपये हेलीकॉप्टर का टिकट है और राउंड ट्रिप का 3600 रुपये का टिकट है। और वो सांझी छत पर आपको ड्रॉप करेंगे। सांझी छत से 2.5 किलोमीटर है भवन की दूरी, वो आपको पैदल ही तय करनी पड़ेगी। अभी हम लोग हिमकोटी पहुंच चुके हैं। एक्चुअली मेरे GoPro की ना बैटरी एकदम वीक हो गई है, तो उससे रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट आपको भवन पे पहुँचने के बाद ज्वाइन करूँगा। फाइनली हम लोग भवन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ सामने मैं देख पा रहा हूँ प्रसाद की एक शॉप है और इस समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पीछे की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, कारण था कि मेरे कैमरा और मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। तो रिटर्न आते वक्त आपको सारी जगह आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल सामने प्रसाद की शॉप है, यहाँ पर आपको 55 रुपये, 70 रुपये, 130 रुपये के अलग अलग रेंज में आप प्रसाद खरीद सकते हैं। हम प्रसाद खरीदते हैं और प्रसाद की दुकान के ठीक सामने ही लॉकर की व्यवस्था भी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप उस लॉकर में भी रख सकते हैं। यह है प्रसाद भेंट शॉप और इसके सामने ही लॉकर और वॉशरूम की सुविधा मौजूद है।
अभी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और थोड़ा आगे आने के बाद मनोकामना भवन तक हम लोग पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसा नहीं है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से भीड़ ना हो, बहुत भीड़ है। आप देख सकते हैं पीछे। इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं और तारीख हो गई है आज 6 सितंबर की ये वीडियो है। ये है मनोकामना भवन के आसपास का इलाका। अगर आपको भवन पर रात में रुकना है तो मनोकामना भवन में फ्री स्टे का भी ऑप्शन है, जहां आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहां पर फ्री में भी रुक सकते हैं। कंबल आप यहां से ले सकते हैं। एक कंबल की कीमत 100 रुपये रहती है। जितने कंबल आपको चाहिए उतने कंबल यहां से आप ले लीजिए और वो पैसा भी रिफंडेबल होता है। जब आप कंबल वापस लौटाएंगे तो आपको आपके रुपए वापस मिल जाएंगे। आमने सामने मनोकामना भवन के 2 फेज़ हैं। राइट हैंड पर फेज़ 1 है और लेफ्ट हैंड पर फेज़ 2 है। फेज़ 1 में डॉर्मेट्री है जिनकी ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। 150 रुपये चार्ज है अगर आपको यहाँ रुकना है। इसके अलावा रूम भी आपको यहाँ मिल जाएंगे जिनके टैरिफ 1400-1700 के अराउंड रहता है, जिसमें नॉन एसी, एसी और अलग अलग रूम्स की अकॉर्डिंग टू बेड उनकी चार्जेस रखे गए हैं कि आपको कितने बेड का रूम चाहिए। अभी हम भवन की ओर बढ़ रहे हैं, मुख्य मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मंदिर में दर्शन करने हैं और आपको यहाँ के सारे व्यू दिखाते रहेंगे और यात्रा से जुड़ी फुल इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देख लो लाइन, भैरव मंदिर के जाने वाले रास्ते से लाइन शुरू हुई है। आप देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की। हम देख रहे थे कि जो रास्ता भैरव मंदिर की ओर जाता उस रास्ते से लाइन शुरू हुई है और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। वैसे शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहते हैं, क्योंकि उस समय आरती का समय रहता है और उस समय श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं करने दिए जाते हैं। इधर नीचे की ओर एक और लॉकर की व्यवस्था है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो आप उस लॉकर में रख सकते हैं, जो पूरी तरह से फ्री है। माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अंदर आपका मोबाइल, पर्स, लेदर जैकेट, लेदर बेल्ट या किसी भी तरह का पर्स, बटुआ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आपको पूरी तरह से उन सभी सामानों को लॉकर में रखना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ी लाइन लगी हुई है और अभी हम जाएंगे नीचे अपना लगेज को लॉकर में रखने के लिए और उसके बाद आपको पूरी यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताते रहेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस समय यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के हमें लॉकर की ओर जाना होगा। अभी लॉकर रूम में जा रहे हैं लगेज रखने के लिए, उसके बाद दर्शन करेंगे और जोर से बोलेंगे जय माता दी। भीड़ इस कदर ज़्यादा है कि हमें लॉकर भी अवेलेबल नहीं हो पाया है, तो ऐसे में हमें एक एक करके ही दर्शन करने जाना होगा, क्योंकि आज वैष्णो देवी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है और क्लॉक रूम भी अवेलेबल नहीं है, इतना ज़्यादा रश है। सोच रहे हैं कि 1-1.5 घंटा यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद दर्शन करने जाएंगे। क्यों जी? बिल्कुल 1-1.5 घंटा क्या, मुझे लग रहा है अभी 9:30 के करीब बज रहे होंगे और मुझे लग रहा है कि 12 या 1 बजने वाला है आज। हाँ, लेकिन उम्मीद नहीं थी, इतनी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भीड़ होगी। पता नहीं रीज़न क्या है। वैसे आज संडे भी है और इतने रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी इतनी भीड़। चलिए फ़िलहाल हमने डोसा मंगाया है। हम एक एक करके दर्शन करेंगे। तो इसी तरह से श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि लॉकर में अपना सामान रख देते हैं और कंबल लेकर वो आराम करने लग जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था ना करें। नीचे लॉकर रूम में भी वहाँ के कर्मचारी हमें ये बातें बता रहे थे, उस समय हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन हम सभी श्रद्धालुओं से ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना लॉकर दर्शन करने के बाद खाली ज़रूर कर दें,
ताकि दूसरे आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। तो इस तरह की असुविधा यहाँ पर अभी लोगों को हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु वैष्णो देवी धाम में मौजूद है। यह है मनोकामना भवन के पास मौजूद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा भोजनालय। यहाँ पर आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, चाय, कॉफ़ी, वेज थाली और भी कुछ अलग अलग आइटम खाने के लिए मिल जाएंगे। और ये सभी भोजनालय जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलवाए जा रहे हैं, ये पूरी तरह से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को कम कीमत में अच्छा खाना मिल जाए। और खाने की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी रहती है। सामने एम्बुलेंस मौजूद है ताकि किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। जिस जगह अभी हम खड़े हैं ये मनोकामना भवन का फेज 2 है और सामने दोनों ही फेजेस में अलग अलग भोजनालय मौजूद है। ये रास्ता जाएगा भैरव बाबा पे, और हम लोग रात में जा रहे हैं तो पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रात को रोपवे हो जाता है बंद। हम लोगों ने माता वैष्णो देवी भवन में दर्शन कर लिए हैं। नई गुफा से ही अभी दर्शन करवाए जा रहे हैं। पुरानी गुफा को अभी बंद किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु वैष्णो देवी धाम में आ रहे हैं। तो ऐसे में जो बड़ी नई गुफा है उसी से दर्शन करवाए जा रहे हैं। अब हम लोगों का प्लान है कि यहाँ से हम भैरव बाबा दर्शन के लिए भी निकल जाएं, क्योंकि अगर रात को यहाँ रुकते हैं तो सबसे पहली बात तो यहाँ रुकने की अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि जितने भी रूम्स हैं, जितने भी डॉर्मेट्री हैं, वो सारी ऑलरेडी बुकड है। इसके अलावा जो फ्री मनोकामना भवन में रुकने की व्यवस्था है वो पूरी तरह से हाउसफुल है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से भैरव बाबा मंदिर के लिए निकल चलें। वैसे भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए रोपवे भी यहाँ पर चलती है, लेकिन वो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलती है। यानी शाम को 5 बजे के बाद अगर आप भैरव मंदिर पर जाते हैं तो आपको पैदल या घोड़े से ही जाना पड़ेगा। हम लोग पैदल जाएंगे और हम अकेले नहीं हैं यहाँ जाने वाले। हम जैसे सैकड़ों हजारों लोग इस वक्त रात के 12 बजे हुए हैं और रात के 12 बजे हम भैरव मंदिर के लिए यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो 24 घंटे खुलता है और 24 घंटे यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरे दिन पूरी रात यहाँ ऐसे ही चहल पहल बनी रहती है। अगर आप भैरव मंदिर के लिए घोड़े से जाना चाहते हैं तो 600-700 रुपये वो चार्ज करेंगे और आप घोड़े से भी जा सकते हैं। लेकिन आप दिन में जाइए तो आपको रोपवे का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें मात्र 100 रुपये लगते हैं एक व्यक्ति का, और आना और जाना दोनों का टिकट उसमें इंक्लूड रहता है। लेकिन अगर आप रात में जाते हैं तो या तो आप पैदल जाइए या फिर घोड़े से जा सकते हैं। तो भवन पे तो दर्शन हम लोगों के हो गए थे। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लॉकर रूम भी नहीं मिला, तो दोनों को एक एक करके दर्शन करने पड़े। और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रात का समय है तो इसलिए पैदल ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि रोपवे इस समय चालू नहीं रहती और शाम को 5 बजे के बाद रोपवे शायद बंद हो जाती है और सुबह 8 बजे स्टार्ट होगा। 8 बजे स्टार्ट होती है। तो कौन तब तक वेट करेगा? कौन वेट करेगा? हम लोग सीढ़ी वाले रास्ते से आए हैं तो बहुत जल्दी हम भैरव मंदिर तक पहुंच चुके हैं। रात के करीब 1:30 बजे हुए हैं और इस वक्त भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख रहे होंगे रात के 1:30 बजे का नज़ारा भैरव मंदिर से। यहाँ भी एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा भोजनालय मौजूद है। माता वैष्णो देवी आने के बाद मैं बयान नहीं कर सकता आपको कि कितनी खुशी महसूस होती है, कितना अच्छा फील होता है जब हम मंदिर में दर्शन करके वापस लौटते हैं। तो एक जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो पूरी तरह से ना शरीर में दौड़ उठती है। अभी हम भैरव मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन करके आए हैं और यहाँ हमें दर्शन करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग, रात के 1:30-2 बजे का वक्त हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल इस वक्त भैरव बाबा मंदिर के आसपास है। इसको भैरव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से माता रानी के भवन का एक खूबसूरत और भव्य नज़ारा भी देखने के लिए मिलता है।
लेकिन रात में वो व्यू इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा। फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिन में आप उस व्यू को अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ से रिटर्न जाने के लिए आप चाहे तो सीधे भैरव मंदिर आगे वाले रास्ते से निकल जाइए, जो वाया सांझी छत होते हुए आपको अर्धकुंवारी लेकर जाएगा। और चाहे तो जिस रास्ते से आप आए हैं ठीक उसी रास्ते से भी वापस जा सकते हैं, वो आपको भवन तक लेकर जाएगा। ये देखिए भैरव घाटी के सामने मौजूद एरिया में कितने ज़्यादा श्रद्धालु इस वक्त आराम कर रहे हैं। वैसे भैरव मंदिर के आसपास रुकने की कोई खास व्यवस्था मौजूद नहीं है। अमूमन सभी श्रद्धालु दर्शन करने के बाद यहाँ से वापस लौट जाते हैं। यहाँ भी पीने के पानी के लिए आरओ की व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से अपने घर पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ भी एसटीडी और पीसीओ की सुविधा है। वैसे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आप पोस्ट पेड सिम घर से ला सकते हो या फिर यहाँ आने के बाद यात्री सिम परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैष्णो देवी धाम का ये एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, मित्रों और परिवार वालों के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में आपको आगे की जर्नी कराएंगे और आपको अर्धकुंवारी, बाणगंगा, चरण पादुका इन सभी जगहों पर लेकर जाएंगे और यात्रा से संबंधित दूसरी जानकारियाँ भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। तो वो एपिसोड भी आप जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ शेरावाली के जयकारे जरूर लगाइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।